विल बी वॉचिंग चेकिंग आउट द बजट, वो आप कहाँ पर देख सकते हैं, एंड हाउ टू इंटरप्रेट इट, थोड़ा सा उसको डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे, एंड प्लस विल ट्राई टू चेक आउट सम वीडियोज on the YouTube as well. So this class is going to be very interesting, and very important topics such as the fiscal deficit is going to be covered in this class, which is the essence of this complete chapter, one of the most important topic of all times. So let us start with today's class. The प्रीवियस क्लास के अंदर ना हमने एक टॉपिक शुरू किया था कि जो तीन हमारे पास फंड्स रहते हैं, तीनों फंड्स में आपको दो बजट देने पड़ेंगे, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू बजट हमने पहले पिछली क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक कवर अप किया था, सो वी वर लेफ्ट विद वन टॉपिक विच इज कैपिटल बजट, एंड हियर वी आर गोइंग टू कवर इट। कैपिटल बजट के अंदर ऑब्वियसली दो पार्ट्स होंगे, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको रेवेन्यू बजट करवाया था उसमें भी यही दो पार्ट्स है, सो इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अब जब कैपिटल बजट की बात हुई तो इसने कहा कि इसके जो दो बड़े हेड्स होंगे, कैपिटल रिसीट्स और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइन, सो कैपिटल बजट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट एज has the accounts for the capital payment and the receipts of the government। और वो कहता है कि गवर्नमेंट के लिए जौन सी भी कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल पेमेंट्स रहती है वो हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। और वो कहता है कि ये दो तरह से हम बेसिकली लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड्स सेम टॉपिक ही चल रहा है चाहिए, दैट इज द लोन फ्रॉम द पब्लिक, लोन फ्रॉम द आरबीआई। जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो पब्लिक से लोन ले सकती है और वो चाहे तो आरबीआई से भी लोन ले सकती है। कैपिटल रिसीट्स आर द लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। ये सेम पॉइंट यहां पर आया, दैट इज कि आप पब्लिक से ले सकते हैं, जिसको हम मार्केट लोन्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि पब्लिक लोन्स को हम मार्केट लोन्स भी कहते हैं। फाइन, जब हम मार्केट में चले गए, मार्केट में कोई भी आ सकता है, सो दैट इज कि हम मार्केट में जाकर जब लोन ले लेते हैं पब्लिक से, कि एनीवन क्या करती है गवर्नमेंट, बॉन्ड्स इशू कर देती है, प्रॉमिसरी नोट्स इशू कर देती है, और किसको कि कोई भी ले सकता है, और इसके अंदर जनरली इंटरेस्ट के रेट में रिटर्न दी जाती है। और जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आरबीआई। सो गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से भी लोन ले सकती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी अदर पार्टीज टू द सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, सो आप ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकते हैं। अदर पार्टीज का मतलब कोई भी, ठीक है, इट मे बी द बैंक, इट मे बी द एफआई, इट मे बी द एनबीएफसी, इट मे बी द म्यूचुअल फंड्स, कोई भी ले सकते हैं जी। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि अदर पार्टीज लिख दिया, सो ऑल आर इंक्लूडेड ट्रेजरी बिल्स। फिर वो कहता है लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज, आप फॉरेन बॉडीज से भी लोन ले सकते हैं। रिकवरीज ऑफ द लोन्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट एंड द यूटीज। और वो कहते हैं कि जी आपकी कैपिटल रिसीट्स, हम क्या टॉपिक कर रहे हैं कि कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो वो कहता है कि जी द लास्ट टॉपिक इज कि आपने जो लोन दिए हुए थे वो रिकवर हो रहे हैं। मैंने 10 साल पहले किसी गवर्नमेंट को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को लोन दिया था, आज वो अगर मेरे को चुका रहे हैं तो ये भी मेरे लिए कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से याद है, कैपिटल नेचर हम उसको बोलते हैं जो हमारी बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है, इधर एसेट्स को और लायबिलिटी साइड को। तो अगर मैंने पहले कभी किसी को लोन दिया होगा, देखिए ये ऊपर वाले 4 पॉइंट एक तरफ और ये 5वां पॉइंट एक तरफ, पहले 4 पॉइंट के अंदर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जबकि ये लास्ट के अंदर मेरे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे? देखिए पहले 4 केसेस के अंदर जो गवर्नमेंट है वो लोन ले रही है, नंबर 1 पब्लिक से लोन ले रही है, नंबर 2 आरबीआई से, नंबर 3 ट्रेजरी बिल्स इशू करके किसी से भी लोन्स ले रही है, या फिर किसी फॉरेन बॉडी से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले सकते हैं, या फिर किसी और देश के साथ भी आप ले सकते हैं। आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, जापान ने पीछे जी इंडिया को लोन दिया है, जापान ने इंडिया को लोन दिया, कितने का? 10 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया फॉर 10 ईयर्स एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर आपको पता हो, ये इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ही न्यूज में बहुत ज्यादा आया था, एट द 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए उन्होंने लोन दिया, तो उन्होंने कहा कि 10 साल आप हमारा पैसा यूज करो और 10 साल के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, आप बस हमें हमारा 10 लाख करोड़ ही वापस कर देना, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब आप कहेंगे कि सर इसमें जापान का क्या फायदा, जापान ऐसा क्यों करता है?
just to maintain the good relationship with a powerful country like India. ठीक है जी, इंडिया गॉट अ वेरी गुड मार्केट और इंडिया के अंदर अब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा राइज कर रही है, प्लस द मोदी इज़ डूइंग वेरी गुड इन हैविंग द गुड रिलेशनशिप वर्ल्ड वाइड. सो अब इंडिया को बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकग्निशन मोदी जी ने दिलवाया है. सो फर्स्ट 4 केसेस के अंदर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लास्ट के अंदर देखिए अगर मैंने किसी को पैसे उधार पे दिए होंगे तो वो मेरी लायबिलिटी साइड पे आएगा या एसेट साइड पे? ऑब्वियसली एसेट साइड पे, बिकॉज एसेट्स हमारे क्या होते हैं जो हम फ्यूचर में रिसीव करते हैं, जिससे मुझे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होगा या कैश मिलेगा. तो मैंने अगर आज किसी को लोन पे पैसे दिए हैं तो उसे पैसे मैंने रिसीव करने हैं, तो फ्यूचर में जब भी वो मुझे पैसे रीपे करेगा तो वो मेरे लिए रिसीविंग हो जाएगी. तो जब वो मेरे को पैसे रिसीव हो जाएंगे तो मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे और कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. तो कैपिटल रिसीट्स में ये 5 आइटम्स इन्होंने लेकर आए. फिर हमने कहा कि सर कैपिटल पेमेंट्स कैसे हो सकती हैं, आप खर्चा कहाँ पर करेंगे जो कैपिटल नेचर के खर्चे हों. तो वो कहता है कि इट मे बी टुवर्ड्स द बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड द फैसिलिटीज लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरीज एक्सेट्रा के ऊपर हम खर्च कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं. लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द स्टेट, आप ये पैसे कहाँ पे खर्च कर सकते हैं, किसी स्टेट को. ऊपर पॉइंट नंबर रिसीट्स में क्या था, जब हमने स्टेट को पैसे दिए हैं और वो वापस आ रहे हैं. लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि हम स्टेट को या यूटीज को पैसे उधार पे दे रहे हैं या किसी गवर्नमेंट कंपनी को पैसे उधार दे रहे हैं या कॉर्पोरेशन या किसी भी पार्टी को अगर पैसे उधार पे दे रहे हैं. सो इट इज़ गोइंग टू फॉल इन द कैपिटल पेमेंट्स. फाइन. सो ये पॉइंट हमारा बहुत ही सिंपल था जी. कैपिटल बजट, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि जी कैपिटल बजट के अंदर 2 पार्ट्स रहेंगे, कैपिटल रिसीट्स एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसीट्स में हमने क्या कहा कि जब आप पब्लिक से पैसा उधार ले लेते हैं, आरबीआई से ले लेते हैं, ट्रेजरी बिल्स इशू कर लेते हैं, किसी भी फॉरेन बॉडी से पैसा उधार ले लेते हैं, या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया था, आज उसकी रीपेमेंट हो रही है और वो पैसे आप रिसीव कर रहे हैं. कैपिटल पेमेंट्स क्या होंगे, आप लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लोन या एडवांसेस दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन या किसी भी और पार्टी को. एंड द लास्ट विच वी हैव इज द expenditure budget. Very general and very easy. The expenditure budget refers to the estimated expenditure of the government during a given financial year. It shows the capital and the revenue disbursement of the various ministries. Obviously वो कहता है कि जी आप कैपिटल और रेवेन्यू डिस्बर्समेंट किसको कितने कितने रुपए दे रहे हैं, किस मिनिस्ट्री को, किस डिपार्टमेंट को. और इसमें फर्दर 2 हेडिंग रहती है, एक प्लान और एक नॉन प्लान. प्लान मतलब जो कि हमें, देखिए सभी की लाइफ में ऐसा होता है, हर एक के घर में भी ऐसा होता है, हर महीने कोई ना कोई खर्चा ना अनप्लान निकल आता है जिसके लिए आपने सोचा नहीं होता. तो वो कहते हैं कि इसको 2 कैटेगराइज करेंगे, एक प्लान और एक नॉन प्लान. एक्सपेंडिचर बजट प्रोवाइड्स द एनालिसिस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर, कि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ. और डिमांड फॉर ग्रांट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर बजट. ऑब्वियसली देखिए मैं ये भी तो देखूंगा कि मैंने आपको कितना रुपया दिया, बट उसको कंपेयर इस बात से भी करूंगा कि आपने कितना रुपया मेरे से मांगा था. So demand for grants is also a main thing which we have to look into while making the expenditure budget, which is very easy one. So हमारे जो टाइप्स ऑफ बजट्स हैं जी वो यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं. हमने 3 तरह के कवर अप किए, एक रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट एंड एक्सपेंडिचर बजट. जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल में से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहा जाता है, कैपिटल रिसीट कहाँ से होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि पेपर में ना एमसीक्यू जो आएगा वो इसी नेचर का आएगा कि फॉलोइंग में से कौन सा रेवेन्यू रिसीट नहीं है, फॉलोइंग 4 में से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. तो आपने जब ये बजट वाला टॉपिक करना है तो आपने कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट्स को अच्छे से समझना है. और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रक्स पकड़ लीजिए. रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर वो होंगे जो कि P&L में जाते हैं, और कैपिटल नेचर के वो होंगे जिससे लायबिलिटी और एसेट्स के ऊपर कोई ना कोई असर पड़ता है. प्लस रेवेन्यू इज रिकरिंग, कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग. वो कब होंगी नहीं कुछ भी पता. सो दैट इज द कैपिटल नेचर रिसीट्स. आर वी गुड? Moving ahead towards the last topic of this chapter, which is the fiscal deficit. थोड़ा important है, थोड़ा technical है और ध्यान से करेंगे जी. Please try to pay your 110% of the attention
Else, after 15 minutes or 20 minutes, when I will be concluding this topic, you will land nowhere और आपको फिर सारा का सारा सुनना पड़ेगा. So I am telling you in advance, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा और पेपर में भी आप इसे इजीली टैकल कर पाएंगे. A fiscal deficit is a shortfall in the government's income compared with its spending. देखिए गवर्नमेंट जो है वो लेटर से खर्च कर रही है 50 रुपए बट कमाती है 40 रुपए, तो इसको हम बोलेंगे 10 रुपए का फिस्कल डेफिशिट आ रहा है. द गवर्नमेंट दैट हैज अ फिस्कल डेफिशिट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स. वो कहते हैं कि इतने तो आपके पास साधन या संसाधन भी नहीं है जितना आप खर्च कर रहे हैं. तो इंडिया में हम कहते हैं ना कि चादर देख के पैर पसारें, ये वही बात है जी कि जितनी आपकी इनकम है प्लीज आप उतना ही स्पेंड करें, आप ओवर स्पेंड मत करें, विच इज नॉट गुड फॉर यू. इन अदर वर्ड्स द फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इनकम ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, टैक्सेस एंड द नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. देखिए अगर तो आप लोन लेकर आ रहे हो वो आपकी इनकम नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ा था. उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रिसीट. तो वो कहता है कि जी हम क्या देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की टोटल इनकम में से माइनस कर दीजिए गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर. अगर पता लगा कि इनकम है 40 रुपए की और खर्चा किया है 50 रुपए का, फिर तो फिस्कल डेफिशिट है. बट अगर वाइस वर्सा है, मतलब मैंने कहा सर मैंने कमाए 60 रुपए हैं, खर्चे 50 है, इन दैट केस 10% का फिस्कल सरप्लस आएगा. फिस्कल सरप्लस आएगा. तो फिस्कल डेफिशिट क्या है, जब आप अपनी कमाई से ज्यादा रुपए खर्च कर देते हैं, दैट इज टू बी नोन एज फिस्कल डेफिशिट. एक बार दोबारा से रीड करेंगे. इन अदर वर्ड्स द फिस्कल डेफिशिट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर. देखिए इनकम में वो कहता है टैक्सेस इज डेफिनेटली इनकम, क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे रेवेन्यू रिसीट नहीं, ये हर साल कंपनी को रिसीव होते हैं. लेकिन नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, अगर तो आप डेट कैपिटल रिसीट, अगर आप पैसे उधार पे लेकर आ रहे हो, वर्ल्ड बैंक से लेकर आ रहे हो, तो प्लीज ये इनकम नहीं है. अगर आपने पब्लिक अकाउंट, याद है क्लास नंबर 1 पब्लिक अकाउंट, पब्लिक से अगर पैसा उधार लिया है वो आपकी इनकम नहीं है, उसको हम रिसीट कहते थे. तो हमने कहा प्लीज वो मत लेना, बिकॉज ये आपकी इनकम थोड़ी ना, ये तो आपको एक ना एक दिन वापस करना पड़ेगा. तो जो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा ना, प्लीज उसको आप इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. सो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. A fiscal deficit situation occurs when the government expenditure includes its income. मैंने आपको बताया अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, then it is a fiscal deficit. एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिस्कल सरप्लस. तो हम इसे कहेंगे कि फिस्कल सरप्लस, हमारे पास तो पैसे बच गए. पॉइंट नंबर 3, दिस डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बोथ इन द एब्सोल्यूट टर्म्स. एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब कि हम आपको बताएंगे कि 10 रुपए का आपका फिस्कल डेफिसिट आ रहा है और जीडीपी के अंदर परसेंटेज के हिसाब से बताएंगे. लेटर से मेरी जीडीपी है 200 की, ठीक है, 10 रुपए का मेरा फिस्कल डेफिसिट है, 200 के पीछे अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 5%. तो हम इसे इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, 5% ऑफ द जीडीपी. तो दो तरह से आप इसे बता सकते हैं, किसी को भी अगर आप बताएंगे. लेटर से कोई कहता है सर मेरे को परसेंटेज में मत बताओ, मेरे को फिगर बताओ कितने रुपए की है, कितने लाख की है, कितने करोड़ की है. तो मैंने कहा जी 10 रुपए की है. इसको तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स. और अगर कोई परसेंटेज में जानना चाहता है, परसेंटेज ऑफ द जीडीपी, कि आपका कितना शॉर्टफॉल है, तो 200 रुपए की अगर मेरी जीडीपी है और 10 रुपए का फिस्कल डेफिशिएट, तो मैं उसे कहूंगा कि 5% मेरा फिस्कल डेफिशिएट है. नेक्स्ट, रेकरिंग मतलब बार बार जो आ रहा है, हाई फिस्कल डेफिशिएट. रेकरिंग मतलब जो बार बार आ रहा है. हाई फिस्कल डेफिशिएट मीन्स द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है. देखिए कभी कभी हो गया, समझ में आता है. आपने कहा कि सर इस साल लेटर से हमारे देश के अंदर फ्लड्स बहुत ज्यादा आ गए, जिसकी वजह से बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, बहुत सारे पुल टूट गए, सड़कें टूट गई, बहुत नुकसान हुआ.
इंश्योरेंस पे भी ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ा। सो इस साल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सड़कें दोबारा बनानी पड़ी, वो पुल दोबारा बनाने पड़े, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वंस इन अ वाइल समझ में आता है, कभी ना कभी तो कॉन्टिंजेंसी हो जाती है, लेकिन रेकरिंग मतलब बार बार हर साल तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए वंस इन अ वाइल तो चलता है, बट बार बार नहीं। सो कहते हैं रेकरिंग हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, बहुत जल्दी ये गवर्नमेंट बहुत प्रॉब्लम में आने वाली है, गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो सकती है जी, गवर्नमेंट के बहुत बुरे हाल भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ तक की सारी बात कंक्लूड करूँ तो हमने क्या कहा कि जी टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, इसका मतलब डेफिसिट है, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। वाइस वर्सा, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और खर्चा आप कंपैरेटिवली कम कर रहे हैं, इन दैट केस हम कहते हैं कि चलो फिर ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिस्कल सरप्लस। इंडिया के अंदर वो कहता है कि द गवर्नमेंट कैसे डिस्क्राइब करती है जी फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया एज द एक्सेस ऑफ द टोटल डिसबर्समेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि बजट के अंदर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 3 फंड्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। वो कहता है कंसोलिडेटेड फंड्स में से आपने जो टोटल डिसबर्समेंट की है, जो भी पैसा आउटफ्लो किया है, एक्सक्लूडिंग द रीपेमेंट ऑफ द डेट, एक्सक्लूडिंग द रीपेमेंट ऑफ द डेट, जो लोन को चुकाया है वो तो चुकाना ही था जी, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर द रिसीट्स इनटू द फंड इंक्लूडिंग द डेट रिसीट्स। सो वो कहता है कि ना लोन वाली रीपेमेंट देखनी है, ना लोन वाले आपने रिसीट्स देखने हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपके पास फिस्कल डेफिसिट की करेक्ट अमाउंट आ जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, कहता है कि जी कंसोलिडेटेड फंड में से कितने रुपए आपने भेजे। लेटर से मैंने कहा कि सर मैंने 100 रुपए कंसोलिडेटेड फंड में से खर्च किया, जिसमें से 20 रुपए का लोन रीपे किया है, चुकाया है, किसी से उधार लिए थे, उसे प्रॉमिस किया था इस साल चुकाएंगे, तो इस साल उसे चुका रहे हैं। तो हमने कहा फिर आप सिर्फ 80 लीजिए। टोटल डिसबर्समेंट कितनी है 100, उसमें से आप कहते हैं 20 रुपए इज टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ द लोन, तो आपकी टोटल डिसबर्समेंट आप 80 लीजिए। फिर हमने कहा कि जी आपकी रिसीट्स कितनी हुई है, मैंने कहा जी रिसीट मेरी हुई है 120 की, लेकिन वो कहता है इसमें से कुछ लोन भी लिया है। मैंने कहा हाँ जी सर मैंने 50 रुपए का लोन लिया है। वो कहता है कि जी वो लोन को हटा दो, बिकॉज हम तो क्या लेते हैं टोटल इनकम, टोटल इनकम। तो अगर 120 रुपए में को रिसीव हुए, जिसमें से कमाए आपने सिर्फ 70 ही हैं, 50 रुपए तो आप किसी से मांग के उधार लेकर आए हैं, तो खर्चा कितने का किया 80 का, और कमाए कितने थे 70, तो 10 रुपए का आपका फिस्कल डेफिशिएट माना जाएगा, 10 रुपए का आपका फिस्कल डेफिशिएट माना जाएगा। एनी डाउट्स, आर वी गेटिंग इट? सो वो कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ द फिस्कल डेफिशिएट, इसमें 2 तरह के होंगे जी, एक रेवेन्यू डेफिशिएट और एक कैपिटल डेफिशिएट। तो वो कहते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है, जब आप रेवेन्यू के अंदर खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कम हैं, तो इन दैट केस बोरोइंग्स को इसमें नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। सो कहता है कि रेवेन्यू डेफिशिएट के अंदर वो कहता है कि जी डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स करंट और द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने खर्चा कितना किया लेटर से 60 रुपए का, और आपने रेवेन्यू के अंदर कमाए कितने थे 50, तो 10 रुपए का फिस्कल डेफिसिट नहीं है, ये अभी क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी ऐड किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी ऐड किया जाएगा। सो फिस्कल डेफिसिट हमारा कैसे बनता है, तो वो कहता है टोटल एक्सपेंडिचर आप ले लीजिए। देखिए एक्सपेंडिचर के अंदर 2 हैं, दैट इज कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो एक्सपेंडिचर 2 हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया है। और जब इनकम की बात है, इनकम के अंदर वो कहता है कि जो इनकम लेनी है वो आपने कौन सी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स आपने लेनी है, रिकवरी ऑफ लोन्स लेनी है। लेकिन अगर आप लोन लेकर आ रहे हैं, मैं लिख लेता हूँ, अगर आपने लोन लिया है तो वो आपने इंक्लूड नहीं करना बल्कि उसको एक्सक्लूड करना है, लोन को आपने एक्सक्लूड करना है।
फिस्कल डेफिसिट के अंदर वो कहता है खर्चे आप दोनों ले लीजिए, कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का, लेकिन जब रिसीट्स की बात होगी तो आपने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स लेनी है, या फिर जो आपने लोन किसी को दिए थे वो आज आपने अगर रिकवर करना है। अगर आप लोन लेकर आ रहे हो उसकी बात नहीं हो रही। मैंने कहा सर 5 साल पहले मैंने किसी को लोन दिया था, आज वो उसको रीपे कर रहा है, दैट इज टू बी इंक्लूडेड है। यही बात यहाँ पे दोबारा से लिखी है। तो वो कहता है फिस्कल डेफिसिट के लिए आप दोनों तरह के खर्चे ले लेंगे जी, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी, लेकिन जब इनकम की बात होगी तो सिर्फ रेवेन्यू इनकम आपने लेनी है, या फिर जो लोन्स आपको रिकवर हुए या अदर रिसीट्स। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका ज़्यादा है एंड रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू रिसीट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर कम है, तो इसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, और इसको जनरली हम परसेंटेज ऑफ द जीडीपी, ऊपर भी आया था, आप चाहें तो एब्सोल्यूट टर्म में भी अपना फिस्कल डेफिसिट बता सकते हैं, चाहें तो जीडीपी के परसेंटेज में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जी लेटर से आपका जो खर्चा है, इन्होंने ना वैल्यूज यहाँ पे बताई नहीं, मैं लिख देता हूँ, आपका खर्चा है 15 लाख करोड़ का और आपकी इनकम है 10 लाख करोड़ की, तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना आ गया 5 लाख करोड़ का, और आपकी जो जीडीपी है वो कितनी की है 200 लाख करोड़ की। तो 5 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 2.5%, 2.5%। आर वी गेटिंग इट? सो लास्ट 2 पैराग्राफ में तो इसने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि फिस्कल डेफिसिट को जनरली जीडीपी के ऊपर कैलकुलेट करके बताया जाता है। जीडीपी जैसे अगर आपकी 200 है और फिस्कल डेफिसिट 5 का है तो 2.5% का आपका फिस्कल डेफिसिट माना जाएगा। सो बजट 2020 के अंदर देखिए जी, इन्होंने टारगेट बताया था कि हमारा टारगेट रहता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, टारगेट ऑब्वियसली कम से कम करने का रहेगा, लेकिन कई बार हम इतनी अपनी मेहनत नहीं डाल पाते, जिसकी वजह से एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। सो टारगेट तो हमने इस साल बजट में दिया था 3.33 का, बट एक्चुअल के अंदर 4% तक का अभी तक फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। आपको पता ही है जी, ईयर 2020 इज़ वेरी डिफरेंट एंड द यूनिक वन, और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। सो इन दैट केस गैप बहुत ज़्यादा है। देखिए आगे हम कोशिश करते हैं कि 3.3 लेकर आएंगे, बट एक्चुअल में कितना आ जाता है 3.4, तो टारगेट के आसपास ही रहता है, बट इस बार ही तो फ्लक्चुएशन थोड़ी सी ज़्यादा है और होनी भी बनती है, बिकॉज जब बजट आया था तब हमें नहीं पता था कि पेंडेमिक की वजह से इतना नुकसान होगा, बट इट इज़ लिटरली हिटिंग द इकोनॉमी लाइक एनीथिंग। सो 17-18 की अगर हम बात करें, एक्चुअल फिगर हम आपको बता रहे हैं, तो वो कहता है कि जी इनकम टोटल हमारी रिसीट्स कितनी हुई 15,50,911 करोड़, और खर्चा हमने कितना कर दिया 21 लाख का, 21,41,973 करोड़। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट आया वो हमने कितना खर्चा एक्स्ट्रा कर दिया, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम 5,91,062 करोड़। और अगर मैं आपको देखिए, ये तो जब हमने फिस्कल डेफिसिट बताया ना, इसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट। बट अगर कोई मेरे को कहता है कि सर आप मेरे को परसेंटेज में बता दीजिए, मेरे को परसेंटेज बता दो कि मेरा जीडीपी की परसेंटेज, तो मैंने यहाँ पर गूगल जब किया जीडीपी ऑफ इंडिया, तो ये मैंने गूगल का ही स्क्रीनशॉट आपके लिए यहाँ पे रखा है। सो गूगल का जब हमने स्क्रीनशॉट लिया, सो इट वाज कमिंग, ये एट 11-12 के प्राइसेस बता रहा था, ये मेरे लिए काम के नहीं है, मैं तो करंट प्राइसेस के ऊपर ही देखूंगा। सो विच इज कमिंग 1,69,13,491, ये हमारी जीडीपी है जी करोड़ के अंदर, और उसके अंदर मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना है 591। तो इसको कर लेते हैं जी कैलकुलेट। 591,062 डिवाइडेड बाय 169,13491, परसेंटेज अगर आप करेंगे सो इट इज़ कमिंग 3.49। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 17-18 के अंदर हमारा एक्चुअल में कितना आ रहा है
3.49, इसको राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो अपर राउंडिंग ऑफ बनती है, तो इट इज़ कमिंग 3.5। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर हमारा टारगेट और एक्चुअल बिल्कुल मैच करते थे। कैसे कंप्यूट किया मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। अगर तो आपको पेपर में उसने कहा एब्सोल्यूट टर्म बता दीजिए, सो एब्सोल्यूट टर्म के अंदर तो मैंने रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर किया, इट इज़ कमिंग 5,91,062 करोड़ रुपीस का फिस्कल डेफिसिट इंडिया का बन रहा था। बट अगर हम जीडीपी देखेंगे कि हमने उस साल कितनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, सो इट वाज 1,69,13,491 करोड़। इसके पीछे जब परसेंटेज कैलकुलेट की तो हमें पता लगा कि 3.5% का हमारा फिस्कल डेफिसिट बन रहा है। इट इज टू बी नोटेड दैट द फिस्कल डेफिसिट कुड बी फाइनेंस्ड बाय, और हमने कहा कि सर ये जो लेटेस्ट हमने ओवर स्पेंड कर दिया है, ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो वो कहता है गवर्नमेंट इसके लिए आरबीआई से पैसे उधार ले सकती है, जिसको हम डेफिशिएट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। जितने पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं, अब गवर्नमेंट कहती है खर्चा करना भी जरूरी है, इनकम कम है तो क्या करें? तो हमने कहा कि जी आप आरबीआई से पैसे उधार ले लीजिए, और द मनी क्रिएशन और द मनी बोरोइंग, आप चाहें तो मनी मार्केट से या बैंक से पैसा उधार गवर्नमेंट यहाँ पर ले सकती है। सो उसने सोर्सेज भी हमें बताए हैं कि आप कहाँ से ये पैसा उधार ले सकते हैं। देखिए नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ओनली द, जो हमने ब्राउजर के ऊपर देखना है जी, जो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूँ। थ्योरेटिकली या नोट वाइज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 9 से, तो जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कैपिटल बजट से, और फिर वी विल बी डन विद द नोट्स एंड आई विल बी शोइंग यू फ्यू थिंग्स ऑनलाइन। सबसे पहले हमारे पास आया जी कैपिटल बजट, विच वॉज द इजीएस्ट वन। टू मेन जो इसके पार्ट्स थे, नंबर 1 वॉज द कैपिटल रिसीट एंड द सेकेंड वॉज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है, या फिर तो गवर्नमेंट पैसा उधार ले रही है या पैसा आगे खर्च कर रही है, और अगर उधार पे वापस रीपे भी कर रही है, वो भी इसी के अंदर आएगा। सो वो क्या कहता है कि जी अगर तो गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया, किससे? पब्लिक से लिया, आरबीआई से लिया, ट्रेजरी बिल्स इशू करके किसी से भी लिया, वर्ल्ड बैंक या किसी फॉरेन बॉडी से लिया, या फिर हमने जो पैसा किसी को दिया था वो उसने हमें वापस चुका दिया, दैट इज द कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल पेमेंट्स क्या है? जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, कहाँ पे खर्च करेगी? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, शेयर्स, या फिर किसी को लोन देने में भी हम खर्च कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर बजट के अंदर हमने कहा 2 पार्ट्स रहते हैं, प्लान्ड और एक नॉन प्लान्ड। और एक्सपेंडिचर बजट हम प्रॉपर बनाते हैं मिनिस्ट्री वाइज, स्टेट वाइज, और इसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स को भी इंक्लूड किया जाता है कि सामने वाले ने पैसे मांगे कितने थे और हमने उसे कितने पैसे दे दिए। फिर हमारे पास आया जी फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट के अंदर हमने कवर अप किया कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी, और अगर आपने उससे ज़्यादा खर्च कर दिया है तो ये फिस्कल डेफिशिएट को लीड करेगा। सो टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई लोन लिया है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनकम सिर्फ रेवेन्यू आएंगी, लेकिन जब खर्चे की बात है तो रेवेन्यू भी आएंगे और कैपिटल भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। और आप चाहें तो एब्सोल्यूट टर्म में भी कंप्यूट कर सकते हैं, परसेंटेज टू द जीडीपी में भी कंप्यूट कर सकते हैं। रिकरिंग हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब जो है कि गवर्नमेंट जी संकट के टाइम में है और इट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। और फिस्कल डेफिसिट के 2 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमने कहा कि जब इनकम है तो आप दोनों इनकम नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू इनकम को ऐड करेंगे, बट खर्चे के वक्त आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। और एक एग्जाम्पलीफाई यहाँ पे किया है। फिर मैंने आपको कुछ रियलिस्टिक डाटा प्रोवाइड करके बताया है कि इस बार जो हमारा गैप है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। फिस्कल डेफिसिट हमारा टारगेट तो 3.3 का था, लेकिन एक्चुअलाइज में ज़्यादा होने वाला है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, बट वी कांट हेल्प इट एज वेल। और अगर आप एब्सोल्यूट टर्म देखना चाहते हैं तो ये कुछ डाटा आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन था जिसमें फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 17-18 का बताया, इट इज़ कमिंग 5,91,062 करोड़, और जीडीपी की परसेंटेज अगर हमने निकाला तो वो 3.5% हमारे पास आ रहा था। और फिस्कल डेफिसिट को दूर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये भी स्टार मार्क करेंगे जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं, इसको मनी क्रिएशन या मनी बोरोइंग भी कहा जा सकता है, और आप इसे बैंक से भी पैसा उधार ले सकते हैं। सो आई होप वी आर क्लियर सो फार।